हेलो फ्रेंड्स, हम लोग परिणाम देख रहे थे वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंस के। जो 1857 रिवोल्ट हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे थे। इसमें हम लोग कुछ पार्ट देख चुके हैं। जो वीडियो पहले, इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें है, उसको आप हमारे जो चैनल है उसमें जाके आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, कि क्या क्या एक्सप्लोटेशन हुआ, क्या इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन किया गवर्नमेंट ने। इस पे हम लोग आज विचार करेंगे, आज हम लोग बातें करेंगे। तो इससे पहले मैं बताऊं, आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो हम लोग देखते हैं मेन मकसद जो ब्रिटिश का था वो यही था कि किसी भी तरीके से पैसे को क्या करें हम लोग, कमा सके, या पैसे को यहाँ से उठा के ड्रेन कर सके। कहाँ पे हम लोग, ब्रिटिश में। ठीक है, तो मेन मकसद तो जो था वो यही था। अब इसमें क्या क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल, जितने भी रॉ मटेरियल होंगे सबको ये उठा के ले जाएंगे अपने यहाँ। कहाँ पे, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ले जाने के बाद वहाँ से फिनिश गुड बनाएंगे और फिनिश गुड को हर जगह भेजेंगे और उसी तरह से यहाँ भी भेजेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे फिनिश गुड को इंपोर्ट करेंगे इंडिया में। यानी यहीं से रॉ मटेरियल ले जाएंगे और यहीं पे फिनिश गुड बना के भी ले आएंगे। ओके, तो ये जो रॉ मटेरियल है फिनिश गुड का, तो ये जो रॉ मटेरियल ले जाना और फिनिश गुड ले जाना, तो ये दो तरफा कमाई कर रहे थे ये। जैसे सपोज कीजिए, एग्जांपल देते हैं कि अगर कॉटन को ले जा रहे थे यहाँ से, तो मुश्किल से 4 रुपये या 2 रुपये के हिसाब से ले जा रहे थे, और जब कपड़ा बना के ले आ रहे थे तो 10 रुपया 12 रुपये के हिसाब से ले आ रहे थे। यानी वो जो कमाई कर रहे थे वो दो तरफा कर रहे थे। एक तो सस्ते में रॉ मटेरियल ले जा रहे थे यहाँ से, और महंगे दर पे फिनिश गुड यहीं पे ले आके बेच रहे थे। तो इससे जो प्रॉब्लम हो रही थी इंडियंस को, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, खासकर किसान को। वो गरीब होते जा रहे थे। दूसरी चीज़, जो क्राफ्टमैन थे हमारे, जो बुनकर थे हमारे, वो भी परेशान हो रहे थे। तो सब लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनके साथ एक्सप्लोटेशन हो रहा था, वो परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो ये काम कर रहे थे। दूसरा, जो सैलरी है सोल्जर्स की, मिलिट्री ऑफिसर्स की, काउंसिल मेंबर्स की, सबकी सैलरी इंडियन रिसोर्सेज से ही जानी थी। यानी अब ब्रिटिश इसमें कहीं नहीं था, पैसा ड्रेन करके ले जाना है। और प्लस जो यहाँ पे मैं काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं, मिलिट्री जो काम कर रही है, उसके पैसे भी इंडियन रिसोर्सेज से ही जाने हैं। यानी ये भी एक मार था इंडियन के लिए, इंडियन के लोगों के लिए। और इसका भी दबाव, इसका भी बोझ किसके ऊपर आ गया, इंडियंस के ऊपर आ गया। तो ये भी कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, उनको प्रताड़ित कर रहा था। नेक्स्ट है पीजेंट्स वर बैंक करप्ट। पीजेंट्स जो थे वो क्या हो गए थे, बैंक करप्ट हो गए थे। बैंक करप्ट क्योंकि उनको कमाई के लिए, अनाज लगाने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत थी। वो पैसा अंग्रेजों से ले सकते थे, महाजन से ले सकते थे, सूदखोर से लेते थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पैसा लेते थे। अब इतनी कमाई नहीं होती थी, प्लस लगान और टैक्सेस जो लगते थे उनको वो पैसे दे देते थे। तो इसकी वजह से वो पैसे को चुका नहीं पा रहे। जब दे नहीं पाते थे तो वो कहीं ना कहीं बैंक करप्ट यानी सूदखोर आके, या जो जमींदार होते थे वो उनसे ज़मीन ले लेते थे, और धीरे धीरे ये अपने ज़मीन से भी हाथ धो बैठते थे, बैंक करप्ट हो जाते थे, और हर तरह से किसान क्या हो जाते थे, प्रताड़ित, परेशान। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन था। तो ये सब चेंजेस तो हुए, ब्रिटिश चेंज किए, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगा, और धीरे धीरे ये वापस एक नया रिवॉल्ट, नया मूवमेंट कराने के लिए आतुर करेगा। ओके, नेक्स्ट है इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट कोलैप्स। जितना भी कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, जितने भी हैंडीक्राफ्ट थे, वो सब के सब कोलैप्स हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि उनको अपनी फिनिश गुड यहाँ मार्केट में लानी थी। तो जब अपनी फिनिश गुड लाएंगे तो वो तभी बिकेगा जब यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स, एक समय था कि यहाँ की हैंडीक्राफ्ट विश्व प्रसिद्ध थी, दुनिया के हर लोग जानते थे इस हैंडीक्राफ्ट को। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए, फिर इनकी जो डिमांड है वो कम कर दिया गया, फिर मशीन मेड गुड जब यहाँ आ गया तो हैंडीक्राफ्ट गुड कहीं ना कहीं दब गया, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। तो लोग सस्ते दर पे फिनिश गुड को खरीदना, क्योंकि सुंदर भी लगता था, तो दोनों तरीके से कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बढ़ गया, और हमारा हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो ये हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है और जो हैंडीक्राफ्ट है, वो सब के सब क्या हो गया, कोलैप्स कर गया।
नेक्स्ट है इंडियन हैव टू पे हैवी टैक्सेस। हैवी टैक्सेस इंडियंस पे क्या कर दिया गया, बोझ ला दिया गया कि आप लोग हैवी टैक्सेस दोगे। हैवी टैक्सेस देने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को ख़राब कर देना ताकि हमारी इकोनॉमिक बेहतर हो सके। ठीक है, इसी में दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है ना, जो बहुत बार लिखेंगे इन्होंने, कि ड्रेन ऑफ इंडिया, यानी पैसे जो हैं, भारत के जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है। ओके, तो वो सबसे पहला इंसान होंगे जो बताएंगे कि इंडिया का जो पैसा है वो किस तरीके से बाहर जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म। इन 1857 की वजह से इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो बढ़ चढ़ के आया, क्योंकि इससे पहले राजाओं को ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो कभी हार नहीं सकती, लेकिन यहाँ ये साबित कर दिया कि ब्रिटिशर्स भगवान नहीं है, वो हार सकते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे नेशनलिज्म हुआ और इनको लगा कि अगर हम यूनिट में रहें, अगर हम एक रहें तो हम इनको भी हरा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, नेशनलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ा। अपराइजिंग ऑफ 1857 पेव्ड वे द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट। बहुत सारे नेशनल मूवमेंट को ये जोश देगा, आगे बढ़ने के लिए एक कैपेसिटी देगा, एक लीडर की भावना देगा, जिससे हम क्या करेंगे, आगे भी रिवॉल्ट कंटिन्यू बना रहेगा। हम सेक्रीफाइस जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मंगल पांडे जैसे सेक्रीफाइसेस को पढ़ेंगे, इनके लीडरशिप को पढ़ेंगे, तो हम एक उत्साहित होंगे, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम मूवमेंट करेंगे, हम चाहेंगे कि हम देश के लिए कुछ कर जाएं। तो ऐसी वाली भावनाएं जो हैं वो हमारे अंदर आती जाएगी और हम अंग्रेज़ों से डरेंगे नहीं, बल्कि हम यहाँ पे मूवमेंट करते चलेंगे, अपने डिमांड को मनवाते चलेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है चेंज इन आर्मी। ओके, तो आर्मी के पहले हम बता दें, जो दादा भाई नौरोजी ने बताया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, कि कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट हो रहा था, तो बाद में सब ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन आर्मी। आर्मी में क्या चेंज हुआ, आर्मी में चेंज, क्योंकि आर्मी क्या है, आर्मी ने ही पहली बार जो 1857 की स्टार्टिंग है वो इसी ने किया था। आर्मी ने ही हर जगह की आर्मी ने रिवॉल्ट कर दिया, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे बम्बई का हो, मद्रास का हो या मेरठ का हो, तो सभी आर्मी की वजह से सबसे बड़ी जो बात थी वो थी कि आर्मी को कैसे सेटल किया जाए, कि आर्मी में फिर दोबारा ऐसा रिवॉल्ट ना हो, ऐसा मूवमेंट ना हो। क्योंकि आर्मी जो उनके हेल्प के लिए थी, कहीं वही अगर रिवॉल्ट करने लगी तो पूरा का पूरा अंग्रेज या जो इंग्लिश हैं वो उखड़ जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जो दबाव था, जो प्रेशर लगाया गया, जो चेंजेस लाए गए वो आर्मी में लाए गए। तो क्या क्या लाए गए, पहला, द स्ट्रेंथ यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वॉज इंक्रीज। ये जो यूरोपियन ट्रूप्स थे उनको इंक्रीज कर दिया गया, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया ताकि ये मूवमेंट को रोका जा सके। क्या दिया गया, रेशियो क्या था यूरोपियन इंडियन ट्रूप्स का, 1:2। क्या किया गया, 1:2 किया गया बंगाल आर्मी में, क्योंकि सबसे पहला जो स्टार्टिंग हुआ वही दमदम बंगाल से ही हुआ, तो बंगाल आर्मी में ही स्टार्ट हुआ, तो 1:2 का रख दिया गया, यानी 2 इंडियन पे 1 ब्रिटिशर्स रहेंगे, ये बंगाल में था। और मद्रास और बॉम्बे में 2:5 का, यानी 5 इंडियंस पे 2 ब्रिटिशर्स रहेंगे। तो ये इसलिए कि रोका जा सके। ये 3 मुख्य जो प्रेसिडेंसी थे यही थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो इसको रोकने के लिए लगाया गया, यूरोपियन ट्रूप्स को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है यूरोपियन ट्रूप्स वर केप्ट इन की लोकेशन। जितना भी की लोकेशन है, जहाँ पे इम्पोर्टेंस चीज़ है, जहाँ पे कोई सामग्री ऐसी चीज़ है जो की लोकेशन होता है, वहाँ सब जगह ब्रिटिशर्स थे, इंडियन नॉट अलाउड था, इंडियन वहाँ पे जा भी नहीं सकते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो वेपन्स थे, जहाँ वेपन्स रखे जाते थे, तो वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ही रहते थे, वहाँ पे भी इंडियन आर्मी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, इंडियन सिपाही वहाँ नहीं जा सकते थे। तो जब जा ही नहीं सकते तो वेपन्स लेंगे नहीं तो हथियार कैसे चलाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था, यानी ब्रिटिशर्स बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे पूरे के पूरे आर्मी को। हाँ, एक्सेप्ट ये है कि कोई अगर हिमालयन की तरफ गया है, कोई अगर वॉर में गया है, तो वहाँ पे एक्सेप्ट ये है कि वहाँ पे वो हथियार लेके रह सकते थे, क्योंकि वहाँ पे वॉर कर रहे हैं, वहाँ तुरंत बंदूक या कोई चीज़ रिवॉल्वर से प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे उन्होंने दे रखा था। लेकिन जहाँ बेस था, जहाँ आर्मी ठहरती थी, वहाँ पे वो अपने अंडर में, यानी ब्रिटिशर्स ही अपने अंडर में सामान को या वेपन्स को रखते थे।
नेक्स्ट है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस्टेब्लिश कर रहे थे, खासकर रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में करने का मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को हम जाने कि हमारी रिक्रूटमेंट हमारे जाति धर्म से होगी, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें बढ़ती चली जाएंगी, हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारी जाति से रिलेटेड, हम भेदभाव के शिकार होते चले जाएंगे, है ना। तो ये जो है प्रॉब्लम, ये इन्होंने इसलिए स्टार्ट किया कि ये आपस में लड़ जाए, और लड़ जाए तो एकता ना हो, क्योंकि यहाँ की यूनिटी से वो डर गए थे। 1857 की यूनिटी से वो डर गए थे कि इस तरह की अगर यूनिटी हो गई तो ये कहीं ना कहीं बहुत भयावह हो जाएगी हमारे देश के लिए, हमारे इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के लिए। ओके, तो ये यहाँ पे भी आर्मी में भी ये स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, सोल्जर को न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म या मैगजीन्स को पढ़ने से मना कर दिया गया, यानी आप पढ़ ही नहीं सकते, या क्योंकि न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं मूवमेंट ऐसा कोई होगा जो चला सकता था। जैसे बाद में बहुत सारे हमारे रिफॉर्मर्स आएंगे जो इस तरह के मूवमेंट को चलाने के लिए काम करेंगे, जैसे तिलक आएंगे, हमारे महात्मा गांधी आएंगे, जवाहरलाल नेहरू, तो बहुत सारे ऐसे आएंगे जो प्रेस में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ संपादकीय देते रहेंगे, ताकि लोग इससे मूवमेंट से आगे बढ़ें, इससे सोचें कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है, तो पढ़ के कहीं ना कहीं ये रिवॉल्ट न कर जाए। इसलिए जितने भी सोल्जर्स थे उनको पढ़ने से मना कर दिया गया। तो ये जो थे हमारे जो परिणाम थे, ये हम लोगों ने आज परिणाम को समाप्त कर लिया है, यानी 2 वीडियो में हम लोगों ने समाप्त किया है। तो दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्या क्या परिणाम निकले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इसके क्यों ये डिक्लाइन हो गया, क्यों इतना बढ़िया मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।